नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 5G में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 5G यानी कि 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर होती है हलचल और हम पर नजर। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहने वाली है, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आपको बताएंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और सबसे पहले हम रुख करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? चलिए आशुतोष से हम संपर्क करेंगे, लेकिन सब्यसाची हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब्यसाची, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो बताएं, आज आपके लिहाज से सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? देखिए, इस समय मैं रायगढ़ पे मौजूद हूँ और जो पार्थिव शरीर है कर्नल विप्लव त्रिपाठी का, वो आज रायगढ़ आने वाला है। उनके भाई और उनके चाचा जो हैं वो रायपुर पहुंच चुके हैं और रायपुर में करीबन 11 बजे उनका पार्थिव शरीर आएगा, जहां पे CM भूपेश बघेल वहां पे मौजूद रहेंगे और जो रेस्पेक्ट है वो पे करेंगे। जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर रायगढ़ को लेके आया जाएगा और जिंदल एयरबेस पे लैंड करेगा। जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो रामलीला मैदान पे लेके जाया जाएगा, जहां पे दर्शन के लिए पूरा जो रायपुर का टाउन है वहां के लोग जाएंगे। और एक दुख भरा माहौल बना हुआ है रायपुर में, क्योंकि रायपुर के बहादुर बेटे थे और उनका परिवार काफी पुराना है। उनके दादा जोधे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनसे वो इंस्पायर होकर आर्मी में ज्वाइन किए थे और लगातार यहाँ पे शोक का माहौल है। और आज अगर रायगढ़ की बात करें तो जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने बंद का ऐलान किया है। पूरे रायगढ़ में आज सारी दुकानें बंद रहेगी और सारे जो लोग हैं रायगढ़ टाउन के वो सभी जाएंगे उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए। तो रायपुर और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा मामला है, जहां पे हमने देखा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का हलचल भी शुरू हो चुका है मणिपुर में, जहां पे घटना घटी थी। और उनके जो साथी थे, जो उनके सिपॉयज थे या जवान थे जो उनके साथ आसाम राइफल्स में सर्व करते थे, जो छुट्टी पे थे, जब उनको ये खबर मिली वो सब छुट्टी छोड़ के रायगढ़ आ गए उनके परिवार से मिलने के लिए। तो आज की अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी खबर है। चलिए ठीक है सब्यसाची, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब हम अमित राजपूत का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए, ये आज गुजरात ATS ने फिर से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो पार किया है और वो मामला है तकरीबन 400 करोड़ का हेरोइन जो है, 120 किलो हेरोइन जो है वो गुजरात ATS ने पकड़ लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही द्वारका में 600 करोड़ का हेरोइन जो है वो पकड़ा गया था और उसके बाद ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो गुजरात ATS और भी LCB जो है उनके द्वारा मिडनाइट ऑपरेशन जो ये किया गया है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये ऑपरेशन जो किया गया है ये भी मोरबी का नवलखी पोस्ट जो इलाका है वहां से ये पूरा ऑपरेशन को पूरा किया गया है। 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। गुजरात ATS जो है इस मामले की पूरी पूछताछ जो है वो कर रही है। देखना ये होगा कि और कौन कौन से ड्रग माफिया हैं जो इनका नाम सामने आता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें ये पुष्टि हो रही है कि ये ड्रग जो है वो न्यू ईयर पार्टी के लिए लाया गया था 31 की, और साथ ही साथ मुंबई या महाराष्ट्र भेजने की बात है वो भी सामने आ रही है। जी अमित, अगर बात करें तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे ड्रग्स की बरामदगी को लेकर के? क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, 4 लोगों को अभी गुजरात ATS और मोरबी का जो लोकल क्राइम ब्रांच है उन लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। और चारों 4 के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 2 जो व्यक्ति हैं वो मोरबी के रहने वाले हैं और दूसरे 2 जो हैं वो उनकी पूछताछ की जा रही है, वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं, ऐसा भी सूत्रों के पास से जो जानकारी है वो मिली है। और कुछ देर के बाद तकरीबन 11 बजे गुजरात पुलिस के जो DGP हैं आशीष भाटिया, उनके द्वारा इस संदर्भ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी आयोजित की गई है। और पूरा खुलासा हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उसके बाद ही होगा, लेकिन गुजरात सरकार ने जो नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी का ऐलान किया उसके बाद से लगातार गुजरात के अंदर ये जो ड्रग माफिया हैं उनका पर्दाफाश हो रहा है और लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो बताएं, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर? चलिए आशुतोष को हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए
देख करके खबर यही है कि काशी से 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस भारत आई और आज उसी मूर्ति की स्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से किस तरीके से रवाना हुई थी और आज सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति एक बार फिर से काशी के मंदिर में स्थापित होगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम होगा। देखिए 18वीं सदी की इस मूर्ति में मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है और माता का ये जो स्वरूप है वो आस्था का प्रतीक माना जाता है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार दिल्ली एनसीआर के इलाके में हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहा था और आज इस मामले में जो सुनवाई है उसमें दिल्ली सरकार जो है वो एक प्रस्ताव देगी कि क्या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है और अगर लगाया जा सकता है तो उसका स्वरूप क्या होगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है वो कड़ी फटकार जो है वो दिल्ली सरकार को और तमाम एजेंसीज को लगाई गई थी कि किस तरीके से वो नाकाम रही है दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में। और खास करके जब दिल्ली में सब कुछ खोल दिया गया और खास करके दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह स्कूल जाने लगे थे तो उन्हें प्रदूषण में जाना पड़ रहा था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा था स्वास्थ्य के रूप में। और उसके बाद उसी दिन शनिवार को दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाने के बाद ये फैसला लिया कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, सरकारी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे और कंस्ट्रक्शन वर्क एक हफ्ते तक बंद रहेगा। लेकिन उसमें चौथा महत्वपूर्ण बात यह थी जब उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि अभी तक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कभी भी लॉकडाउन जैसी चीज नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होता है, इसमें बहुत सारी चीजें बंद करनी पड़ती हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो केंद्र सरकार और तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो इस मामले में इंप्लीमेंटेशन कर सकती हैं उन सभी के साथ बात करके एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे आज सुप्रीम कोर्ट में देगी। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में आज 10:30 से 11 के बीच कभी भी सुनवाई कर सकता है और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा आज इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ गौरव। लेकिन गोविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, आज आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2-3 ट्वीट इस चीज़ को लेकर कल से आज तक किए हैं। और जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आपको पता है कि 2 दिन पहले एक स्टेशन जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, 50 साल से उसका नाम था, अब उसका नाम रानी कमलापति रख दिया गया है। उसको लेकर भी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी मंच से कर सकते हैं। और अभी हम उसी स्टेशन के यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है, बैरिकेडिंग पूरे शहर में है। पीएम नरेंद्र मोदी 1:30 बजे करीब यहाँ पहुंचेंगे। जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम है जहां 2.5 लाख के करीब जो जनजातीय लोग हैं वो इकट्ठे होंगे पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज भोपाल के लिए एक बड़ा दिन है जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मध्य प्रदेश और यहाँ के 2.5 लाख जनजातीय लोगों को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा एक जैन कार्ड का भी विमोचन किया जाएगा। ये नई योजना मध्य प्रदेश सरकार शुरू कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज पूरी तरह से दिन भर घटनाक्रम रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान और ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और जो रेलवे स्टेशन है उसको लेकर कांग्रेस ने भी नाम जो चेंज किया है, विरोध दर्ज किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर दिग्विजय सिंह ने भी तमाम सवाल खड़े किए हैं कि जनजातीय लोगों के साथ मध्य प्रदेश में तमाम तरह के भेदभाव, एक तरफ तो तमाम तरह के भेदभाव हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इस तरह की भी आरोप पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं कि उनका भी संज्ञान लेना चाहिए पीएम नरेंद्र मोदी को जब यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ घटनाक्रम आज पूरे दिन रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। गोविंद, अगर कार्यक्रम को लेकर के बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके संबोधन भी होना है। इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? कितने बजे संबोधन हो सकता है?
देखिए 1:30 बजे सबसे पहले जमहूरी मैदान ही पहुंचेंगे वो। वहाँ 2.5 लाख जो आदिवासी लोग, जनजातीय लोग एकत्रित हुए हैं कल से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, उन्हें संबोधित करेंगे। उसके बाद 3:30 बजे यहाँ लोकार्पण के लिए आएंगे। जो नया नामकरण किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने कि जो नामकरण किया गया है रानी कमलापति के नाम पर, अब जो हबीबगंज स्टेशन होगा, तो यहाँ पर हबीबगंज स्टेशन जो पूरी तरह से कायापलट हो चुका है, उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ संबोधन करेंगे और नए नाम की भी घोषणा अपने मुख से भी करने की बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचकर करेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो प्रमुख रहेंगी आज राजधानी भोपाल में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी पहुंच रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन के कायापलट को देखने के लिए। बिल्कुल गोविंद, आप बने रहिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा आप, और एक एक अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। काफी भव्य कार्यक्रम आज होने वाला है मध्य प्रदेश में, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सब्यसाची का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। सब्यसाची, वहां पर फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से मणिपुर में शनिवार को एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, इसमें पूरे परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर रायगढ़ की बात करें तो पूरे रायगढ़ में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी के और उनके परिवार के, और साथ ही जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज पूरे दिन जो दुकान है वो सभी बंद रहेंगी, क्योंकि रायगढ़ मोस्टली कमर्शियल टाउन है, बहुत सारी दुकानें, तो सारी दुकानें बंद रहेंगे आज पूरे दिन। और उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके साथ जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है, जो आसाम 46 राइफल्स में, क्योंकि सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, तो वहाँ पे जो उनके साथी हैं वो लगातार उनके घर पहुँच रहे हैं। और पहले जो उनका पार्थिव शरीर है वो रायपुर से एयरलिफ्ट होगा, रायपुर से एयरलिफ्ट होकर रायगढ़ के जिंदल एयरबेस में लाया जाएगा, और उनके साथ उनके भाई और उनके चाचा मौजूद रहेंगे। पहले रायपुर में सीएम जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद रायगढ़ में पहुंचने के बाद पहले रामलीला मैदान लेके जाया जाएगा, जहां पे आम जनता के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा कि आम जनता जो है वो श्रद्धांजलि दे सके। जिसके बाद उनको घर लेके जाया जाएगा। घर के बाद पूरा जो रायगढ़ टाउन है वहाँ पे बड़ा तरीके के प्रोसेशन निकाला जाएगा और आम जनता को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया जाएगा। और पूरे रायगढ़ में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, और बीजेपी की तरफ से भी ये कार्यक्रम किया गया है कि हर छत में फूल, हर घरों में फूल देके पहुंचा रहे हैं, जिससे कि छत से उनको फूल अर्पण कर सके। तो अगर रायगढ़ की बात करें तो पूरी तरीके से एक शोक का माहौल रायगढ़ में बसा हुआ है, और पूरी नज़र जो है वो रायगढ़ के बेटे जो हैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनके बनी हुई है कि उनका पार्थिव शरीर कब आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए असम के जोरहट की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर विदाई दी जा रही है और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर अपने क्षेत्र में आएगा, रायपुर लाया जाएगा। उसके बाद रायगढ़ में देखिए किस तरीके से शहीद का सम्मान होगा, वहां पर हर किसी को इंतजार है, क्योंकि देखिए बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। मणिपुर में शनिवार को ये जो बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया था और उनके काफिले पर हमला भी किया गया था। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। आगे बढ़ेंगे, रंजिता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? दीपिका, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में कार्यक्रम कर रही है। कल उन्होंने बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन किया, जो पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनको संबोधित किया। और आज मुरादाबाद में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करेगी प्रियंका गांधी। और 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो विजन है, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी, और कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद जो वादे कांग्रेस पार्टी कर रही है, खासकर प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं को फोकस कर रही है। कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि 40% महिलाओं को टिकट देगी, कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने का मौका देगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जो
प्रतिज्ञा सम्मेलन है कांग्रेस की वो अहम है, क्योंकि एक एक कर अलग अलग जिलों में प्रखंड लेवल पर के पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है और उनको प्रियंका गांधी डायरेक्ट जो है वो संबोधित कर रही है और ये निर्देश दे रही है कि किस तरह से चुनाव में कांग्रेस पार्टी काम करे। क्योंकि दीपिका, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन जमीन पर कांग्रेस कहीं दिखती नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि प्रियंका लगातार जब से वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनी उत्तर प्रदेश की, तब से वो कोशिश कर रही है कि जमीन पर कांग्रेस जो है वो मजबूत हो सके। बिल्कुल रंजिता, हम देख रहे हैं कि कोशिश प्रियंका गांधी ने पिछले चुनाव में भी किया था, हालांकि ज्यादा कुछ असर इसका देखने को नहीं मिला रिजल्ट में, और इस बार भी प्रियंका गांधी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। क्या मजबूती एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और साथ ही प्रियंका ने यह भी साफ कर दिया है रंजिता कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी इस बार। बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में जो पदाधिकारी सम्मेलन था उसी में ये बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी ने किया था, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी की मुलाकात अलग अलग नेताओं से होती रही है, जयंत चौधरी आरएलडी प्रमुख, उनसे उनकी मुलाकात की खबरें आई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि आरएलडी और कांग्रेस आपस में गठबंधन कर सकती है। एक हल्की फुल्की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ फ्लाइट में होती है प्रियंका गांधी की, जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही होती हैं। हालांकि ये अनौपचारिक और एक एक्सीडेंटल मुलाकात कही जा रही है। कल मायावती की माता जी के निधन पर दिल्ली में उनके जो निवास स्थान है वहां प्रियंका गांधी पहुंचती है, तो एक सोशल जेस्चर जरूर प्रियंका दिखा रही है, नेताओं से मिल जरूर रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी विधानसभा चुनाव में। ये एक बड़ा ऐलान कल प्रियंका गांधी ने कर दिया है। और अब देखना होगा कि जो तमाम सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, उसमें कांग्रेस किस तरह का गणित बैठाती है, क्या जातीय समीकरण देखेगी और किस तरह से अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिल्कुल रंजिता, लेकिन जो प्रियंका गांधी हथकंडे इस बार अपना रही हैं, चाहे वो महिलाओं को टिकट देने की बात हो या फिर किसी से गठबंधन ना करके चुनाव में उतरने की बात हो, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो, क्या मजबूती और कुछ असर इसका वाकई में देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस कहीं भी उसका अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पर दीपिका, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस के पास अपना संगठन नहीं है, कार्यकर्ता जो है वो घर में बैठ चुका है। क्योंकि लंबे समय से दो ऐसे प्रदेश जो राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय प्रदेश कहे जाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, और खासकर उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा विधायक और सांसद दिल्ली तक इसी प्रदेश से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ काफी मेहनत करनी है। प्रियंका गांधी लगातार आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी है, चाहे हम हाथरस की बात करें, कृषि आंदोलन की बात करें, जिस तरह से किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला था, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ये दिखाने की जरूर कोशिश कर रही थी, खासकर प्रियंका गांधी, कि वो आम जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। और कल के भी संबोधन में प्रियंका ने यही कहा कि सभी पार्टियां राजनीतिक तौर पर लड़ रही है, हम ही एक पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जो आम जनता के लिए लड़ रही है। तो ये तमाम चीजें और ये तमाम रणनीति कांग्रेस की जरूर है, लेकिन क्या धरातल पर ये चीजें दिखेंगी? क्या कांग्रेस पार्टी से जो आम जनता है, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, वो कनेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल रंजिता, यही बड़ा सवाल है और यही बड़ा चैलेंज है इस वक्त प्रियंका गांधी के सामने कि जिस तरीके का प्यार और सपोर्ट और समर्थन प्रियंका गांधी को इस वक्त मिल रहा है, क्या वो रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा? रंजिता बनी रही हमारे साथ, अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से कल एक बड़ा अध्यादेश लाकर एक बदलाव किया गया था कि ईडी और जो सीबीआई की डायरेक्टर है उनका कार्यकाल जो होगा वो अब 5 साल तक हो सकता है। 2 साल के बाद उन्हें 1-1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है और ये 5 साल तक उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर क्यों ऐसा मौका दिया जा रहा है। उन्होंने इस तरह के आरोप भी लगाए कि मोदी सरकार अपने चहेते अधिकारियों को अधिक से अधिक समय तक रखना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह के बदलाव किए हैं। जो राष्ट्रपति ने जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 2021 है और दिल्ली स्पेशल सेल एस्टेब्लिशमेंट अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी है और जिसमें ये बदलाव किए गए हैं, तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और मुझे लगता है इस पर राजनीतिक टिप्पणियां और विपक्ष की तरफ से हमले सरकार पर होंगे और दिन भर ये सुर्खियों में रह सकता है खबर।
चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तमाम सहयोगी आज की सबसे बड़ी खबरें बता रहे थे। वो सभी खबरें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन पर दिन भर हलचल रहेगी, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हो या फिर मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो। और जैसा कि हमारी सहयोगी रंजिता ने भी बताया कि प्रियंका गांधी लगातार चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं और किस तरीके से मैदान में उतर करके कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत जमीन दिलाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है। सेंसेक्स मीटर की अब बात कर लेते हैं कि आज कौन सी खबरों का क्रम क्या रहने वाला है, कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, भोपाल में नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी। पाकिस्तान से आई करोड़ों की ड्रग्स जब्त कर ली गई है। शहीद का पार्थिव शरीर आज रायपुर पहुंचेगा। और सीबीआई के देखिए, सीबीआई को लेकर के सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल पर महाभारत छिड़ी हुई है। अब न्यू रैंक की अगर बात करें तो सबसे पहला क्रम यही है कि भोपाल में नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है, जिसमें पीएम मोदी भी आज जाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदूषण में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होनी है।